हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूं और आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल के द्वारा वंशागति के जो नियम दिए गए उसमें हम तीसरे नियम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो तीसरा नियम हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमने द्विसंकर संकरण के बारे में बात की, दो जीनों की वंशागति के बारे में बात की और यह जो मेंडल का वंशागति का जो तीसरा नियम है, यह दो जीनों की वंशागति का परिणाम है या द्विसंकर संकर का परिणाम है। द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप मेंडल ने है वो अपना तीसरा नियम दिया था, जिसको हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, पहली बात तो ये मेंडल के द्वारा दिया गया तीसरा नियम है और किस पर आधारित है? यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है या यह नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण करवाया जाता है, कहने का मतलब जब द्विसंकर संकरण करवाया जाता है। अब द्विसंकर संकरण का मतलब है दो लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाएगा। दो लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाएगा तो एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं। तो यहां लिखा गया, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। मतलब एक लक्षण की जो वंशागति, मतलब एक लक्षण नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो लक्षण प्रकट करेगा वह दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात हम ये कहें कि सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, दूसरा तीसरे को प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लक्षण है उन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। और यही जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यही कहता है कि जब द्विसंकर संकरण करवाया जाता है या जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर अध्ययन किया जाता है या फिर दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है या एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरह से जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो ये कहता है। अब ये परिणाम हमने पहले बात की, द्विसंकर संकरण का परिणाम है। और द्विसंकर संकरण की यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो F2PD है उसमें फिनोटाइप हमें प्राप्त हुआ था 9:3:3:1। F2PD के अंदर द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके अंदर जो हमें फिनोटाइप प्राप्त हुआ था वो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ था। अब इसमें हम ये भी बात करते हैं कि ये जो 9 है ये जनक का लक्षण है या प्रभावी जनक है, और ये जो 1 है ये अप्रभावी जनक है। इसका मतलब ये हुआ कि F2PD के दौरान 16 पौधे बढ़ते हैं, उसमें से 10 जो पौधे हैं वो जनकीय लक्षण वाले होते हैं। अब जनकीय लक्षण में प्रभावी वाले कितने? 9। जनकीय लक्षण में अप्रभावी वाले कितने? 1। ठीक है, तो जनकीय लक्षण वाले कितने पौधे प्राप्त होंगे? 10। नए संयोग कितने प्राप्त होंगे? 3 और 3 6। तो इस तरह से F2PD के अंदर फिनोटाइप 9:3:3:1 प्राप्त होता है। अब यदि हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो देखिए, जो जीनोटाइप है वो हमें प्राप्त होता है 1:2:2:4:1:2:1 मतलब हम कह सकते हैं 12:24:12:12:1। तो इस प्रकार से हमें जीनोटाइप प्राप्त होता है जब द्विसंकर संकरण करवाया जाता है और उसमें जो F2PD प्राप्त होती है उसमें इस तरह का हमें अनुपात प्राप्त होता है। तो देखिए F1PD के अंदर, तो F1PD की बात करते हैं तो F1PD के अंदर जो जनकीय जो पौधे थे 2, उसमें से जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा है या जो प्रभावी लक्षण है वो F1PD में प्रकट होता है, जबकि F2PD के अंदर जनकीय लक्षण भी प्रकट होते हैं और नए संयोग भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब
F2PD के दौरान युग्मक बनेंगे तब उसमें जो अलील होते हैं, जो युग्म विकल्पी होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं और अपनी वंशागति वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र अपविवन का नियम। तो देखिए, यह नियम एक ऐसा नियम है जिसकी सबसे अधिक आलोचना होती है, या सबसे अधिक इसकी आलोचना हुई, या हम ये कहें कि यह नियम सब जगह फॉलो नहीं करता, सब जगह इस नियम का पालन भी नहीं होता। तो इस नियम के अपवाद भी है। हमने मेंडल के जो 3 नियम पढ़े हैं, सबसे पहला नियम पढ़ा हमने प्रभाविता का नियम, उसके भी अपवाद पढ़े, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। उसके बाद जो मेंडल का हमने दूसरा नियम पढ़ा था, जिसको पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, उसका कोई अपवाद नहीं है। एक ऐसा नियम, 3 में से एक ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है, जो सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत सत्य नियम है। नंबर 2 पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। मतलब युग्मक अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये दोनों नियम है वो एक संकर संकरण से संबंधित थे। नेक्स्ट, ये तो द्विसंकर संकरण से संबंधित जो मेंडल का तीसरा नियम है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपविवन का नियम, इसका अपवाद है। और इसका जो अपवाद है इसको संलग्नता कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लिंकेज कहा जाता है। हम बात करते हैं कि एलील जब युग्मक बनेंगे तब जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, ये स्वतंत्र रूप से जाते हैं, या एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक गुणसूत्र के ऊपर जितने जीन पाए जाते हैं वो मैक्सिमम साथ जाते हैं, उसको हम संलग्नता कहते हैं, जो कि इस नियम के अपवाद के दौरान हम बात करेंगे। जब एक गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं तो वो गुणसूत्र पूरा का पूरा जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो उसमें क्या होगा, सभी जीन है वो एक साथ जा सकते हैं। यदि अलग अलग गुणसूत्रों पर अलग अलग जीन पाए जाते हैं तो यह नियम फॉलो होता है। यदि एक ही गुणसूत्र के ऊपर सभी प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं तो वहां पर ये जीन्स है वो साथ आते हैं, उसको संलग्नता कहते हैं, जो कि स्वतंत्र अपविवन के नियम का अपवाद है। मतलब वहां पर स्वतंत्र अपविवन के नियम का पालन नहीं होता। अब जीन विनिमय जब होता है, जीन विनिमय में जीनों की अदला बदली होती है, और वह सिद्धांत भी ये कहता है कि जब जीन विनिमय के दौरान जो नए संयोग बनेंगे वो अधिकतम 50% हो सकते हैं, मतलब 50% होंगे, इससे ज्यादा नए संयोग नहीं बन सकते। ऐसा क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के दौरान होता है। अब इसमें यदि हम अनुपात की बात करते हैं, यदि हमने नए संयोग और पैतृक संयोग इनके अनुपात की बात करते हैं तो जो F2PD है, F2PD के दौरान जो फिनोटाइप प्राप्त होता है, जो लक्षण अनुपात प्राप्त होता है, वो देखिए वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। अब इसमें ये जो अनुपात है इसमें कुल 16 पौधे प्राप्त हुए। जो 16 पौधे हमें प्राप्त होते हैं इसमें से देखिए पैतृक कितने हैं, जनक लक्षण वाले कितने हैं, ये 9 और 1। तो जनकीय लक्षण वाले पौधे कितने हैं, जनकीय लक्षण वाले टोटल है वो 10 पौधे हैं। नए संयोग जो बने हैं, नए संयोग वाले पौधे कितने हैं, 3 + 3 = 6। इस तरह से नए संयोग वाले पौधे हैं 6, पैतृक है वो 10। यदि हम अनुपात निकालते हैं तो 10:6, सरल अनुपात करेंगे तो 5:3 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नए संयोग होंगे वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इस तरह से यदि हम बात करते हैं तो जो फिनोटाइप और जो जीनोटाइप, आप एक संकर संकरण की बात करें, चाहे द्विसंकर संकरण की बात करें, त्रिसंकर संकरण की बात करें, कहीं पर भी जब हम बात करते हैं तो उसमें फिनोटाइप युग्मकों की संख्या कितनी होगी और जीनोटाइप युग्मकों की संख्या कितनी होगी, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। फिनोटाइप युग्मकों की संख्या की बात करेंगे तो उसकी संख्या हो जाएगी 2n, और जीनोटाइप युग्मकों की संख्या बात करेंगे, जीनोटाइप के युग्मक कितने बनेंगे, कितने प्रकार के बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 3n। और n का मतलब क्या है, n का मतलब है हेटेरोजाइगस जो पेयर ऑफ एलील,
हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलिस, मतलब जो विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी जो जोड़े हैं उसको हम कहेंगे है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक पादप है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस प्रकार ये जो एक पादप है इसका जीनोटाइप है ए बी बी आर आर। अब यदि हम इसमें देखते हैं तो ये जीन के 3 जोड़े हैं, लेकिन 3 में से जो पहला जोड़ा है ए, या तो समयुग्मजी है, तो विषम युग्मजी कौन सा हुआ? ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये जो 2 जोड़े हैं ये कैसे हो गए? विषम युग्मजी। तो यहां पर n का मान कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं? 2। इस प्रश्न के अंदर हमें फिनोटाइप युग्मकों की संख्या ज्ञात करनी है, जीनोटाइप युग्मकों की संख्या ज्ञात करनी है, और फिनोटाइप युग्मक और जीनोटाइप युग्मक इनमें अनुपात भी बताना है। तो देखिए, फिनोटाइप युग्मकों की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n। क्योंकि यहां पर जो n है, n का मान कितना है? 2। अब 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इसके अंदर जो फिनोटाइप युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे? 4 प्रकार के बनेंगे। नेक्स्ट यदि हम जीनोटाइप गैमेट की बात करते हैं तो जीनोटाइप युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है 3 की पावर n। अब 3 की पावर n, तो n का मान कितना है? 2। n का मान 2 हमने यहां लिख लिया क्योंकि 2 प्रकार के विषम युग्मजी जोड़े हैं, तो n का मान हो गया 2। तो 3 की पावर 2, आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरह से जो जीनोटाइप है वो युग्मक कितने बनेंगे? 9। तो फिनोटाइप युग्मक कितने हो गए? 4। जीनोटाइप युग्मक कितने हो गए? 9। यदि इनके अनुपात की बात करते हैं, फिनोटाइप युग्मक 4, जीनोटाइप युग्मक कितने हो गए? 9। तो अनुपात क्या प्राप्त होता है? अनुपात प्राप्त होता है 4:9। इस तरह से चाहे एक संकर संकरण हो, चाहे द्विसंकर संकरण हो, चाहे त्रिसंकर संकरण हो, उसके अंदर फिनोटाइप युग्मक और जीनोटाइप युग्मक कितने बनेंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न पूछा जाए, मान लो पैतृक संयोग कितने हैं, नए कितने हैं, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ये फिनोटाइप जीनोटाइप का अनुपात क्या है, या जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या है, ये सब प्रश्न हम, ये जो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले की सहायता से हम कर सकते हैं।